तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आप सभी बच्चों के पेपर में देखिए जो सवाल आ सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पर कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये हमारा लास्ट वीडियो है जहाँ पर आप सभी बच्चों का अंडरस्टैंड इंडिया का सिलेबस के हिसाब से देखिए जो सवाल बन सकता है वो मैं कवर करा दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चों का सिलेबस देखिए बहुत बड़ा है। आप लोग अंडरस्टैंड सिलेबस देखिएगा तो भाई वो थ्योरी पेपर है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में पिछले साल MCQ सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल वाला पेपर दिया ही नहीं था तो आपको थ्योरी बता के क्या किया जाएगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए इससे पहले देखिए जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ अंडरस्टैंड इंडिया का, वो सारा देख लीजिएगा, आपका MCQ कवर हो जाएगा। आपके दिमाग में कह सकते हैं आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया कि हाँ इस प्रकार सवाल आता है, इस प्रकार बनाना है, ये आप लोग खुद ब खुद डील कर सकते हैं। तो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, इसके बाद आपका जो भी पेपर होगा, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल, कॉम्पिटिशनल, जो भी पेपर है वो सारा का सारा हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जाइए देखिए, मस्त से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या पूछा आपसे बच्चों के लिए। पहला सवाल बोलता है कि दर्शन शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है, थेल्स को, प्लेटो को, सुकरात को या अरस्तु को। तो अगर आपसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है तो याद रखिएगा सुकरात को माना जाता है दर्शन शास्त्र के जनक। ठीक है, फिर दूसरा सवाल, और ये सवाल आपको ना हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर में मिलेगा। मैंने आपको हिंदी में लिख दिया, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में टिक करना चाहता है और ये पेपर आपका MCQ होगा तो भाई आपको MCQ में सारे के सारे क्वेश्चन OMR पे टिक करने रहेंगे। ठीक है, फिर डैश के अनुसार मनुष्य सभी चीज़ों का माप है, थेल्स, प्लेटो या फिर प्रोटागोरस के हिसाब से या फिर अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटागोरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसने कहा था कि बिना जांचा गया जीवन जो है वो जीने लायक नहीं होता। ये जो कथन दिया गया किसके द्वारा दिया गया, प्लेटो के द्वारा, सुकरात के द्वारा या चिंताजनक के द्वारा या फिर अरस्तु के द्वारा। तो ये जो कथन है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है, सुकरात के द्वारा दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दर्शन जो शब्द है ये किस भाषा से इसका जन्म हुआ या फिर किस भाषा से उठा है। ये अंग्रेजी है, लैटिन है, ग्रीक है या फिर इतावली है। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रीक भाषा है हमारे पास, ये ग्रीस जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर देखिए दर्शन जो होता है, इन दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्शन शास्त्र को मुख्यतः हम लोग क्या कहते हैं, 4 भागों में से बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला सवाल है 6 नंबर में कि दर्शन शास्त्र के 4 प्रमुख जो विभाग है, पहला है हमारे पास तत्व मीमांसा, फिर ज्ञान मीमांसा, सिद्धांत शास्त्र और चौथा का नाम क्या होता है, तर्क होता है। देखिएगा, ठीक है, तो इसके 4 विभाग होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा इसके 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए आपके पेपर में स्वामी विवेकानंद से संबंधित ये सवाल जरूर पूछेगा, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण संबंधित, ये सब सिलेबस में MCQ में आपके पूछा जाएगा। और इससे पहले वीडियोस में मैंने आपसे बच्चों को जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे तो उनसे संबंधित मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों डायरेक्ट देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण जो परमहंस जो उनके गुरु थे उनके हिसाब उनके लिए बेसिक क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित की गई थी। और स्वामी विवेकानंद जी किसका ध्यान करते, मतलब गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद जी का देखिए मूल मंत्र क्या था कि उठो, जागो और तब तक आपको जीवन में रुकना जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते। ये उनके जीवन का मूल मंत्र था। और ये पेपर में पूछा है कि ये किसने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 मनाते हैं। और इसी दिन हर साल हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसलिए वर्ष 1984 से हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1984 से। फिर स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्रनाथ दत्त उनका क्या था, बचपन का नाम था। फिर स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और जो रामकृष्ण मिशन है बेसिकली उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेलूर मठ में इसका क्या है, मुख्यालय है। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक बुक लिखा गया था, मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी। ठीक है, ये जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया, तो ये याद रखना है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 जो है बीता इस साल, उसका थीम क्या था, तो इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ आपके क्या है, दिमाग का ही खेला, ये पूछा जाएगा। फिर युवा दिवस के संस्थापक कौन है, तो हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी, इसका राइट आंसर होगा। तो फिलहाल ये स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ सवाल याद रखना है। अब देखिए आपके सिलेबस में जो संविधान सभा है, मैंने आपसे बच्चों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश था, तो ये पढ़ाया हुआ था। आज के ये जो हमारा अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा से। और पेपर में आपका पिछले बार 3 MCQ था संविधान सभा से, इसलिए इस टॉपिक को देखिए इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखना है पेपर में। पहला ही पूछा हुआ है कि मोतीलाल नेहरू जी ने
8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत का जो संविधान का मसौदा तैयार किया था, ये किस वर्ष तैयार किया गया था देखिएगा, तो यह वर्ष 1928 को तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी और जो भारत के कह सकते हैं और अन्य 8 कांग्रेस नेता उनके द्वारा। फिर अगला बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका स्थापना 1885 को हुआ था ए हुम के द्वारा, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। लेकिन यहाँ पूछा है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा जो संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो वर्ष 1935 को इसकी मांग की गई थी। फिर एक आता देखिए साइमन कमीशन, एक आता कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, जिसके थ्रू कह सकते हैं संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो ये वर्ष 1946 में यह भारत आया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था वो उस टाइम किसके द्वारा लाया गया था बताना है। तो उस टाइम थे कौन, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये नाम इनका याद रखिएगा। इन लोगों का अंग्रेजों लोगों को वैल्यू नहीं देना, सीधा बात है, ये लॉर्ड तो नहीं पढ़ेंगे, सीधा बात है माउंट बेटन जैसे पैथिक लॉरेंस हो गया, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, सारा कुछ नहीं पढ़ना है लोग को। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के मंत्री नहीं थे बताना उस टाइम, तो लॉर्ड वेवल ये मंत्री नहीं था, लॉर्ड नहीं वेवल नहीं था मंत्री यहाँ पे। अगला है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसके थ्रू क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा जो है गठित करने का आधार क्या था, तो मतलब किसके थ्रू इसका गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन जो 1946 का था उसके थ्रू हुआ था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल प्रस्ताव। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा गठन हुआ था। फिर भारतीय संविधान सभा का जो स्थापना वर्ष है वो 1946 को माना जाता है, जब संविधान सभा में हमारे सदस्य कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितना था, टोटल रियासत कितना था याद रखिएगा, तो 93 थे। फिर भारत में पहली बार जो संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो कब हुए थे, तो 1946 को हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है जब हमारे संविधान सभा बन रही थी उसमें कितनी महिला सदस्य थी, तो मात्र याद रखिएगा उसमें 15 महिला सदस्य थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखना है वर्ष 1946 को, या फिर कह सकते हैं दिसंबर 1946 को इसकी सबसे पहले बैठक हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष, लेकिन ये क्या थे, अस्थायी थे, और ये पेपर में आया हुआ भी सवाल है। जो सबसे पहले जो बैठक हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है आपको, ठीक है, कि ये बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक के दौरान देखिए हमारे पास इसकी जो अध्यक्षता की थी, लेकिन वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला बोला हुआ है कि 1946 में देखिए किसी ने भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष लास्ट में से बनाया गया था, इंटरिम जो कह सकते हैं अध्यक्ष होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। फिर अगला बोला गया, इसी साल को देखिए कितना तो पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक यानी वो क्या था, पहला बैठक जो था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो गया हमारे पास। लेकिन संविधान सभा के देखिए अध्यक्ष लास्ट में कौन बनते हैं, तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान की जो प्रारूप समिति यानी संविधान सभा का देखिए प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सादुल्ला या फिर के.एम. मुंशी। तो ये कौन थे बच्चों, तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला सवाल है संविधान सभा का मसौदा जो स्टार्ट बना था, यह मसौदा समिति था, उसमें शामिल थे कितने सदस्य थे, तो टोटल याद रखिएगा इसमें 7 सदस्य क्या थे, शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब देखिए ये टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, तिलका आंदोलन, ये सब पढ़ाया हुआ है। ताना भगत आंदोलन जरूर पढ़ लीजिए, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब के सब देखिए मैंने आपसे बच्चों पहले पढ़ाया हुआ वीडियोज में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट से कुछ पूछा हुआ है कि आपातकाल के दौरान आपकी कौन से मौलिक अधिकार यानी कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो निलंबित नहीं की जाएंगे, तो वो है आपके जीवन जीने का अधिकार और जो पर्सनल लायबिलिटी होती है यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, देखिए ड्यूटीज अलग होते हैं, राइट्स अलग होते हैं। मौलिक अधिकार मतलब आपको संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो हमारे टोटल कितने मौलिक अधिकार है और कौन कौन सा मौलिक अधिकार। लेकिन हमारे यहाँ क्या मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मतलब हमें अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है जो हमें पालन करना चाहिए, और ये हमारे संविधान के देखिए कौन से भाग में मेंशन किया गया है, तो भाग 4A के तहत इसका देखिए जिक्र किया गया। तो ऑप्शन नंबर पार्ट 4A क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है जिसमें हमारे कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी जो मौलिक कर्तव्य हमारे वो उसमें लिखा गया है। तो आर्टिकल 51A में लिखा गया है सारा का सारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें अपने देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को बरकरार रखना है, हमें अपने साइंटिफिक टेम्परल ह्यूमनिज्म को कह सकते हैं अच्छा रखना, डेवलप करना है, सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी का। ये सब कुछ कथन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जो कमिटी है सजेस्टेड इन करप्टेड के, निम्नलिखित किस समिति ने भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह जो समिति थी जिसके सुझाव पे क्या हुआ था, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर अगला विच ऑफ द निम्नलिखित में से देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मतलब हमारे ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई आप कोई भी धर्म अपना चाहो अपना सकते हो। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में सारा का सारा चीज लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर बोला गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। मतलब अगर आप भारत में हैं तो भारत में देखिए भारत के अंदर आप सभी बच्चों को या फिर जो भी हमारे भारत के नागरिक है सबको समान अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कौन से आर्टिकल में बेसिकली मेंशन दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल है 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है देखिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अनटचेबिलिटी यानी जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त करता है। और ये कौन सा है हमारे पास, तो आर्टिकल 17 है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर टिक कर लीजिएगा। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इनमें से कौन सा सही है, मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है जो हमारा कह सकते हैं राइट्स है, ये हमें कौन से ऑप्शन में सही लग रहा है। तो जो कह सकते हैं छोटे बच्चों को काम कराया जाता है, लेबर के काम कराया जाता है, या जबरदस्ती किसी आदमी काम करवाना, ये इसका यहाँ से बचाता है इसे। तो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फिर हमारे संविधान में कौन से भाग में जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, तो भाग 3 में इसका क्या किया गया, जिक्र किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी ये कहाँ मेंशन है, मतलब इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया, लेकिन कौन सा संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन करके इसे हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्या किया गया, ऐड किया गया। देखिए ये सब सवाल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं उसको किसको वो किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो जो उस राज्य के कह सकते हैं जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कथन वाला है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ नहीं था हमारे पास, तो जो संविधान जो कह सकते हैं हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार हमें दिया गया, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इसको अनुच्छेद 32 के तहत बताया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है तो इसमें कौन से मतलब कौन से राइट्स के अंतर्गत रखा जाएगा, तो बताइए राइट टू इक्वलिटी होगा नहीं होगा। समानता के अधिकार पे अगर कोई किसी आदमी से भेदभाव करता है जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, तो एक गलत बात है और इससे हमें बचाता कौन है, तो राइट टू इक्वलिटी बचाता है। अगला हमारे पास है कि संविधान का देखिए हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष की आयु से लेकर जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चे हैं उनको देखिए निःशुल्क जो शिक्षा है वो देने का काम करता है। तो ये आर्टिकल 45 के तहत कहा गया और ये हमारा डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है। फिर भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग स्थान के आधार भेदभाव नहीं करेगा, तो ये आर्टिकल 15 में इसका जिक्र किया गया है। फिर इनमें से देखिए कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये पहले ही हमारे पास क्या था, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी वो हमारा अधिकार था, लेकिन फिर से 1951 में भूदान आंदोलन हुआ, शायद 1951 या 52 टाइम था, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ पर हमें से ये जो फंडामेंटल राइट्स था ये हटा गया था। फिर मौलिक कर्तव्य अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, चलिए ये बताइएगा। फिर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं वो टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, टोटल 11 होते हैं हमारे पास। फंडामेंटल जो राइट्स है वो कहाँ से हमने उठाए, मतलब किस देश से उठाए, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए ये सब आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। संविधान ये सब कुछ किसके बारे में बताया गया, हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ से कुछ कुछ सवाल पेपर में बनेगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा हुआ है। झारखंड की पूछा, जैसे आपको पूछा जाएगा हमारे भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो भाई आप लोग जानते हो यमुना नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आपको मालूम गंगा, सबसे बड़ी तो ब्रह्मपुत्र। लेकिन यहाँ पूछा हुआ झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यह है दामोदर नदी, याद रखिएगा, ठीक है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर की लंबाई है। स्वर्ण रेखा नदी आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो गोल्ड के कमान कीमती होते हैं। ये कहाँ से निकलती है, तो रांची में एक जगह इसका नाम है नगड़ी, वहां से निकलती है। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो वह है स्वर्ण रेखा नदी, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है हमारे पास। फिर झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हमारे पास दामोदर नदी है, जिसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जमशेदपुर जो है वो किस नदी किनारे अवस्थित है, अगर आप जमशेदपुर गए होंगे कभी कभी तो आपने एक ब्रिज क्रॉस किया होगा, ब्रिज या पुल बोल सकते हैं आप लोग, छोटा सा, जहां पर स्वर्ण रेखा नदी क्या होता है, वहां से हम लोग क्रॉस भी किया, मैंने 2 बार गया हुआ तो मुझे पता है ये। तो वहां पर स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, खरकई नामक स्थान पर। अगला है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी, तो दामोदर हो जाएगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वो है स्वर्णरेखा नदी। फिर देखिए धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। सोन नदी जो होती है वो कौन से पहाड़ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। फिर बोकारो, बराकर, कोनार और भेड़ा, ये किसकी सहायक नदी होती है, तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। फिर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो चूल्हा पानी टोरी, ये लातेहार में कोई स्थान है, वहां से ये दामोदर नदी निकलती है। फिर जुमार, राऊ, काची, खरकई, ये संजय, ये किसकी कह सकते हैं सहायक नदी है, तो सोन रेखा की है। फिर अगला है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो सोन की है। फिर सोन नदी झारखंड किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो ये गढ़वा जिला में सबसे पहले एंटर करता है। अब देखिए पिछले साल क्या हुआ था, कुछ स्कीम्स के सवाल भी आए थे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वाला आया था। अब आपको याद रखना है कुछ कुछ अग्निपथ के बारे में, जैसे अग्निपथ योजना आई थी वो सितंबर 2022 में हुआ था। पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान ये कब आया था, 2021 में लागू किया गया था। स्टार्टअप सीड फंड स्कीम SISF जिसे कहा जाता है, ये अप्रैल 1 2021 को जारी किया गया था। आयुष्मान सहकार स्कीम अक्टूबर 9 2020 को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री अंत्योदय या अंतदाता आय संरक्षण अभियान ये कब हुआ था, सितंबर 2018 को ये स्टार्ट किया गया था। इसी तरह पावर स्कीम या फिर कह सकते हैं SERB पावर स्कीम प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये अक्टूबर 29 2020 को स्टार्ट हुआ था। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, ये कोविड के टाइम जून 1 2020 को स्टार्ट हुआ था। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2 2020 को, और सहकार मित्रा स्कीम जून 12 2020 को, और ये प्रधानमंत्री जो कह सकते वाया वंदना योजना ये मई 4 2017 को स्टार्ट हुआ था। और ये थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है ये स्टार्ट किया गया था 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद डेट याद रखना है, देखिए बस ज़्यादा कुछ याद रखना है। ये जो प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना है ये 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल इसमें। फिर प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है ये स्टार्ट किया गया था 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसी तरह एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्टार्ट किया गया था 2016-17 के टाइम पे, ठीक है स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप सही बच्चों को देखिए, जितना सवाल था भाई मुझसे जितना हो पाया आपको पढ़ा दिया। बाकी आप सही बच्चे देखिए अपने सिलेबस के हिसाब से कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। बाकी आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। पेपर MCQ था पिछला, उसी के आधार पर मैंने आप सही बच्चों को बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।